पढ़ा और फिर उसके बाद अपन बढ़ेंगे आगे। तो बोलेंगे हमारे स्केलेटन में बेटा बोन्स का नंबर कितना, 206। एक्सियल स्केलेटन में कितनी, अपेंडिकुलर में 126। हमारे स्कल के अंदर टोटल कितनी, 29। क्रेनियल का नंबर 8, फेशियल 14। फिर अपन ने कहा कि ईयर ऑसिकल टोटल कितनी, 6, हायोइड 1। फिर हमने कहा कि क्रेनियल बोन के नाम एनसीईआरटी ने दिए थे, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फिनॉइड, एथमॉइड। फेशियल में जो नाम एनसीईआरटी ने दिए, नेसल, फिर जाइगोमेटिक, लैक्राइमल, मैक्सिला, मैंडिबल, इनके नाम दिए। फिर अपन ने कहा कि ईयर ऑसिकल का नाम कौन कौन से हैं, मेलियस, इंकस, स्टेट। हायोइड बोन बक्कल कैविटी के फ्लोर पर सिंगल है, यू शेप्ड है। फिर आपने कहा वर्टिबल कॉलम के अंदर वर्टिब्रा का नंबर कितना, 26, सर्वाइकल का नंबर 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1, कॉकिक्स 1। तो ऐसे ही 26 होती हैं। फिर आपने कहा हर एक वर्टिब्रा में सेंट्रल कैनाल जिससे स्पाइनल कॉर्ड पास करेगी उसका नाम न्यूरल कैनाल। फिर हमने कहा कि दो वर्टिब्रा के बीच में पाई जाती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। हमारा वर्टिबल कॉलम बैक की मसल्स को अटैचमेंट के लिए पॉइंट प्रोवाइड करता है, रिब्स इससे अटैच होती है, ट्रंक का मेन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है। फिर हमने कहा कि अगली बोन आती है स्टर्नम, फ्लैट बोन है, ध्यान रखें स्टर्नम के लिए थिन नहीं कहा गया था, फ्लैट बोन कहा। फिर कहा कि जो स्टर्नम है इसके साथ अटैच कौन है, रिब्स। रिब्स के लिए कहा है कि थिन फ्लैट बोन, रिब्स का नंबर 12 पेयर। 12 पेयर में फिर यहाँ पे कहा कि पहले जो 7 पेयर है वो ट्रू, फिर अगले 3 पेयर फॉल्स और लास्ट के 2 पेयर फ्लोटिंग। ट्रू का नाम था वर्टिब्रो स्टर्नल, फॉल्स का नाम वर्टिब्रो कॉन्ड्रल और फ्लोटिंग का नाम वर्टिब्रल रिब। फिर आपने कहा कि रिब्स के बाद हमारा आ गया अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो इसमें 4 लिम्ब के अंदर ह्यूमरस, फिर इसके बाद रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। हाइंड लिम्ब के अंदर फीमर, पटेला, फिर टिबिया फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस। 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब में बोन्स का नंबर 30-30 होता है। तो ऐसे टोटल 120 बोन ये हो जाती है। फिर अपन ने कहा कि लिम्ब बोन्स के बाद फिर आ जाती है गर्डल। पेक्टोरल गर्डल का नंबर कितना है, 1। हाफ कितने हैं, 2। हर एक हाफ में एक क्लेविकल और एक स्कैपुला मौजूद है। फिर आपने कहा कि जो पेक्टोरल गर्डल है इसमें क्लेविकल स्लेंडर बोन है, 2 कर्वेचर है, लेटरल साइड पर एक्रोमियन से जुड़ती है और मीडियल साइड पर स्टर्नम से जुड़ी होगी। स्कैपुला फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है, ये रिब्स के डॉर्सल साइड पर पाई जाती है, 2nd to 7th रिब मौजूद। फिर आपने कहा कि इसी स्कैपुला में यहाँ पर एक पाई जाती है ग्लिनॉइड कैविटी जिसके साथ हेड ऑफ ह्यूमरस जुड़ता है। फिर आपने कहा कि जो पेल्विक गर्डल है इसके अंदर हाफ कितने, 2। जो 2 हाफ हैं इनमें से एक हाफ को हर एक के अंदर एक बोन जिसका नाम है कॉक्सल बोन। कॉक्सल का एक और नाम होता है इनोमिनेट बोन। हर एक कॉक्सल बोन में 3 बोन्स हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस के जंक्शन पे क्या बना, एसिटेबुलम, जिसके साथ हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट करता है। फिर आपने कहा कि जहां पे दोनों प्यूबिक बोन्स आपस में जुड़ेंगी वहां क्या बना, प्यूबिक सिम्फाइसिस बना और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस पर वाइट फाइब्रस कार्टिलेज मौजूद होगी। अब बच्चे अपने को जो बात करनी है वो हमें अब समझना है जॉइंट्स के बारे में। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस अब तक पूछे जाते रहे हैं उनमें बोन से कहीं ज्यादा क्वेश्चंस जॉइंट से पूछे जाते रहे हैं। और जॉइंट शुद्ध रखने की चीज है कि आपको जॉइंट्स याद करने पड़ेंगे कि कहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है। क्वेश्चन कभी एनसीईआरटी से बाहर नहीं गए तो अपने को पूरी बॉडी के जॉइंट्स याद नहीं करने, सिंपली एनसीईआरटी वाले एग्जांपल्स पे फोकस करना है। तो फंडामेंटली जॉइंट होते हैं 3 टाइप के। पहले टाइप के जॉइंट कहे जाते हैं फाइब्रस या इमूवेबल। पहला क्या कहा, फाइब्रस या इमूवेबल जॉइंट हो जाते हैं।
यहां पर जॉइंट्स में आप देखें, एनसीईआरटी सबसे पहली लाइन लिखती है कि जितने भी टाइप के लोकोमोशन हैं, सारे लोकोमोशन के लिए जॉइंट मैंडेटरी है कि नहीं? सारे लोकोमोशन के लिए जॉइंट मैंडेटरी है। फिर हमने कहा कि एनसीईआरटी आगे कहती है कि जो जॉइंट है ये काम किसकी तरह करता है? फलक्रम की तरह काम करता है। फलक्रम वर्ड का मतलब क्या है? तो अगर मान लो सपोज जैसे कि हम कई बार करते हैं या कभी कभी हमने किया होगा कि कोई एक हैवी ऑब्जेक्ट रखा है, कोई एक बड़ा सा पत्थर है, उस पत्थर को हमें हटाना है उसकी जगह से। हमने हटाने की कोशिश की, हमें पता चला कि वेट बहुत ज्यादा है, हम नहीं हटा पाएंगे। तो हमने क्या किया, एक लोहे की हम बड़ी सी रॉड लेके आते हैं, पत्थर के नीचे की तरफ हमने रॉड लगाई, रॉड के नीचे की तरफ हमने क्या किया, एक और दूसरा पत्थर रखा छोटा, फिर हम रॉड को इधर से प्रेस करते हैं और वो जो पत्थर है वो हट जाता है। तो नीचे जो आपने छोटा सा पत्थर रखा था, जो सपोर्ट आपने बनाई थी, उस सपोर्ट को ही कहा जाता है फलक्रम। क्या बोलते हैं? फलक्रम। यानी कि जॉइंट एक फलक्रम की तरह काम करता है, जिसपे वो जो मसल है वो मसल अपना फोर्स लगाएगी और काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो हमारा जो ये अपर लिम्ब का लोअर पार्ट है, इसको अगर ऊपर उठाना है तो ये काम किसका है? बाइसेप का काम। पर ये बाइसेप इसको तभी तो उठा पा रही है जबकि ये दोनों बोन्स आपस में यहाँ जुड़ी है, तो ये सपोर्ट हुआ ना। हमने लीवर के अलग अलग क्लासेस पढ़ी हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लीवर्स होते हैं। तो उसी में अपन ने यहाँ पे बात की कि ये फलक्रम की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो हाथ है ये ऊपर उठ पाता है। अब सोचिए, अगर ये जॉइंट ना होता तो जॉइंट के ना होने की कंडीशन में क्या ये मसल अपना काम कर पाती? नहीं। क्या ये लोकोमोशन पॉसिबल था, मूवमेंट हो पाता? नहीं। तो अब यहाँ पर पहले आते हैं इमूवेबल जॉइंट। नाम से समझ में आता है कि यहाँ कोई मूवमेंट नहीं होता। तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि क्या सारे जॉइंट के अंदर मूवमेंट होता है? तो सारे जॉइंट्स में मूवमेंट नहीं होता, तो इमूवेबल है, इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता। इमूवेबल जॉइंट बनते कैसे हैं? तो इमूवेबल जॉइंट के फॉर्मेशन को अगर आप समझें तो यहां बच्चे देखिए, एक बोन आपके पास ये है और यहीं पर जो दूसरी बोन है, ये हमने कहा कि मान लेते हैं ये दो बोन्स एक दूसरे के पास में मौजूद है। ये जो दोनों बोन्स हैं, इनके बीच में यहां पर क्या होता है? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। तो आपने कहा कि ये है बेटा डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। यहां पर जब आप डेंस फाइब्रस कह रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर पाए जाएंगे कोलेजन फाइबर। कौन से फाइबर मौजूद होंगे बेटा? कोलेजन फाइबर्स पाए जाएंगे। तो कोलेजन फाइबर्स यहां मौजूद है और कोलेजन फाइबर्स में आपको पता है कि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इलास्टिक बहुत कम होती है, यानी कि इन्हें खींचा नहीं जा सकता, पर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। इसने क्या किया कि बोन के पूरे बोन को एंड टू एंड इससे जोड़ दिया। जब एंड टू एंड जोड़ दिया तो क्या अब यहां बोन्स के बीच में कोई भी मूवमेंट पॉसिबल है? नहीं। फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल हो जाता है कि आपकी जो क्रेनियल बोन्स हैं, इन क्रेनियल बोन्स या स्कल बोन्स के बीच में यहां पाए जाते हैं सूचर। क्या मौजूद होते हैं? सूचर। करो एनसीईआरटी में अंडरलाइन सूचर्स को। सूचर्स किसके बीच में पाए जाते हैं? स्कल बोन्स के बीच में। जो इमूवेबल जॉइंट होते हैं इन्हें क्या नाम दिया जाता है? सूचर्स। और देखिए सूचर्स कहां बनते हैं, सॉरी, इमूवेबल जॉइंट कहां बनते हैं। तो जैसे आपकी जो जॉ बोन है और आपका टीथ है, तो जॉ बोन और टीथ के बीच में कोई मूवमेंट नहीं होता। यहां पर भी जो जॉइंट बनता है ये फाइब्रस ही है, पर एनसीईआरटी ने नहीं लिखा तो अपन भी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। फाइब्रस या इमूवेबल के बाद दूसरे टाइप के जॉइंट आते हैं विच आर नोन एज कार्टिलेजिनस। पहले को समझो बेटा, फाइब्रस आपने क्यों कहा था? क्योंकि कोलेजन फाइबर था। कार्टिलेजिनस नाम से समझ में आता है कि इसके अंदर क्या मौजूद होगी? कार्टिलेज। तो आपने कहा कि ये जॉइंट क्या रहेंगे बेटा? स्लाइटली मूवेबल, यानी कि यहां पर थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा। तो इस टाइप के जॉइंट को आपने कहा कार्टिलेजिनस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट आपने नाम दिया। यहां पर क्या होगा कि एक बोन आपके पास बेटा ये है और दूसरी बोन आपके पास ये है। इन दोनों बोन्स के बीच में यहां पर कार्टिलेज मौजूद होगी। तो ये दोनों बोन्स के बीच में क्या है? कार्टिलेज प्रेजेंट है। अब अगर आप इन दोनों बोन्स को इधर की तरफ से प्रेस करते हैं तो ये कार्टिलेज यहां थोड़ी सी प्रेस होगी, इधर की तरफ थोड़ी सी खुल जाएगी, बोन इधर की तरफ झुक जाएंगी। वहीं अगर आपने फोर्स यहां लगाया है
तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट अपन कहें कि दबेगा और ये वाला एंड थोड़ा सा खुल जाएगा। तो आपने कहा इस तरीके से थोड़ा बहुत मूवमेंट यहाँ पे होता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कहते हैं। ये जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है, देखें एनसीईआरटी यहाँ इसका एग्जांपल लेती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या एग्जांपल लिया एनसीईआरटी ने? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये बेटा किसके बीच में पाई जाती है? एडजेसेंट वर्टिब्रा। तो एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में डिस्क मौजूद होती है, जिसकी वजह से हमारे वर्टिब्रल कॉलम को थोड़ा सा बेंड किया जा सकता है, वर्टिब्रल कॉलम को थोड़ा सा झुकाया जा सकता है। तो ये काम कौन करता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क का काम। अब आप समझिएगा, हमारे अंदर क्योंकि वर्टिब्रा है 26, तो इसका मतलब हुआ कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क कितने हुए? 25। अब इनमें से हर एक अगर थोड़ा थोड़ा सा प्रेस होगा, तो इसके थोड़ा थोड़ा सा प्रेस होने पे मूवमेंट काफी ज्यादा होगा, और ये मूवमेंट बहुत हद तक डिपेंड करता है कि कार्टिलेज की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, जो कि आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम में से कुछ लोग जैसे कि अपना जो है मान लो झुक के अपने पैर आराम से छू लेते हैं हाथ से, और जबकि कई लोगों के लिए काम करना मुश्किल होता है, तब बेंड कौन हो रहा है? वर्टिब्रल कॉलम ही तो बेंड हो रहा है। तो यानी कि वर्टिब्रल कॉलम की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिपेंड किस पे करती है? कार्टिलेजिनस जॉइंट पे। एक और एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने आपको यहां पर दिया था, वो एनसीईआरटी ने एग्जांपल लिया था बेटा प्यूबिक सिम्फाइसिस का। प्यूबिक सिम्फाइसिस पर भी तो आपसे कहा गया था कि यहां पर वाइट फाइब्रस कार्टिलेज पाई जाती है। इन दोनों जगह पर कार्टिलेज कौन सी मौजूद है? वाइट फाइब्रो कार्टिलेज मौजूद है ना। तो अपन ने कहा कि इन दोनों जगह पर जो कार्टिलेज पाई जा रही है, ये कौन सी है? वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ध्यान दें, हमने केवल उतने ही जॉइंट के एग्जांपल लिए हैं जो एनसीईआरटी में है। और आप लेना चाहें तो आपके रिब्स और स्टर्नम के बीच का जो जॉइंट है, ये भी कैसा है? कार्टिलेजिनस। बीच में हाइलाइन कार्टिलेज यहां पर मौजूद थी। इसके बीच में भी अगर आप देखें तो मूवमेंट होता है, पर हाँ थोड़ा बहुत ही मूवमेंट यहां पर पॉसिबल है। फिर आपने कहा कार्टिलेजिनस के बाद अगली टाइप का जॉइंट आपके पास आता है साइनोवियल। ये हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी साइनोवियल जॉइंट के अंदर ही होता है। तो साइनोवियल जॉइंट जो है, दे आर फ्रीली मूवेबल। सबसे ज्यादा मूवमेंट इन्हीं के अंदर होता है। हालांकि एनसीईआरटी ने कोई बहुत ज्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं दी है कहीं भी, पर हम थोड़ी सी बात करेंगे जिससे अपने को समझ में आए कि बाकी जॉइंट से जॉइंट अलग होता कैसे। तो यहां पर समझने के लिए आप देखिए बेटा, आपके पास एक बोन ये है, और यहीं पर आपके पास जो दूसरी बोन इसके साथ आर्टिकुलेट करेगी यानी कि जुड़ेगी, ये जुड़ने वाली दूसरी बोन ये। जब एनसीईआरटी बात करती है पेज नंबर 104 पर कार्टिलेज के बारे में, तो वहां एनसीईआरटी अभी खोलना नहीं है, बस सुन लो। एनसीईआरटी वहां पे कहती है कि जो कार्टिलेज है वो मौजूद होती है लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट। ठीक, हमारे हाथ और पैर में। तो कहां कहा जा रहा है? यहां पर ये जो ह्यूमरस है, ये इधर रेडियस अल्ना से जुड़ रहा है। तो ह्यूमरस का ये जो एंड है और रेडियस अल्ना का जो एंड है, दोनों के एंड पे कार्टिलेज मौजूद होती है। ऐसे ही ह्यूमरस इधर क्लिनोइड कैविटी से जुड़ा, तो ह्यूमरस का ये जो सिरा है, इस सिरे पर भी क्या मौजूद रहेगा? कार्टिलेज। यानी कि बोन्स जहां आपस में जुड़ती हैं, तो बोन के आर्टिकुलेटिंग एंड पर हमेशा बेटा क्या पाया जाता है? कार्टिलेज। तो ये आपको बोन के आर्टिकुलेटिंग एंड पर क्या दिख रहा है? कार्टिलेज आपको दिखाई दी। ये कार्टिलेज यहां मौजूद है। अब इस जॉइंट को साइनोवियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जॉइंट में पाई जाती है साइनोवियल कैविटी। आप एक अज्यूम करें कि मान लेते हैं आपके पास एक टेनिस बॉल है, ठीक, या वैसी कोई रबर वाली बॉल। उस बॉल में क्या किया? एक तरफ से अंगूठा आप यहां से डालो, एक तरफ यहां से डालो, तो वो जो बॉल है वो आपके दोनों अंगूठों को कवर कर लेगी ना। बॉल की शेप चेंज हो जाएगी, दोनों अंगूठे कवर हो जाएंगे। तो यहां पे आपने कहा ऐसे ही हमारे पास एक कैविटी थी, जिस कैविटी को ये बोन जिस कैविटी के अंदर मौजूद है, तो ऐसे करके ये एक कैविटी है जिसे कहा जाता है साइनोवियल कैविटी। क्या बोलते हैं बच्चे? साइनोवियल कैविटी कहा जाता है। तो ये साइनोवियल कैविटी है, और इस साइनोवियल कैविटी के अंदर भरा होता है एक फ्लूइड जिसे कहा जाता है साइनोवियल फ्लूइड। आप जानते हैं साइनोवियल कैविटी की जो मेम्ब्रेन है, इसको नाम दिया जाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब क्योंकि यहाँ दो बोन्स आपस में जुड़ी हैं,
तो जब बोन्स आपस में जुड़ती हैं तो इनके बीच में लिगामेंट भी मौजूद होता है। तो यहाँ पे लिगामेंट क्या करेगा, जॉइंट कैप्सूल बना देगा, इसको ऐसे करके आपस में जोड़ दिया। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में है नहीं, तो हम बहुत ज्यादा इसकी लेबलिंग वगैरह पे भी ध्यान नहीं देंगे कि कहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं, फिर से एक बार सुन लेंगे बस। दोनों बोन, बोन के आर्टिकुलेटिंग एंड पे क्या मौजूद है, कार्टिलेज। ये कौन सी होती है, हाइलाइन कार्टिलेज यहाँ पर मौजूद है। इधर इसके बीच में साइनोवियल कैविटी, जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा है, और इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है, साइनोवियल फ्लूइड। तो ऐसे जॉइंट जहां पर ये साइनोवियल कैविटी और साइनोवियल फ्लूइड इन्वॉल्व हो, उसको कहा जाता है साइनोवियल जॉइंट। एनसीईआरटी ने जमा टोटल आपको 5 तरीके के साइनोवियल जॉइंट बताए हैं, और आप उनके एग्जाम्पल अपने हाथ से याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपका ये शोल्डर, शोल्डर पे जो जॉइंट होता है ये कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। समझिएगा बच्चे, क्या है कि जो आपका ग्लिनॉइड कैविटी है ये एक सॉकेट का काम कर रही है, और ह्यूमरस का हेड एक बॉल का काम कर रहा है, ये बॉल इसके अंदर लगी है। यहां पर अब मूवमेंट ऊपर नीचे की तरफ हो सकता है, लेफ्ट राइट हो सकता है, रोटेशनल मूवमेंट भी किया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी जॉइंट के अंदर होता है। तो ये जो जॉइंट है इसे क्या कहा जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बोलो शोल्डर पे कौन सा जॉइंट, शोल्डर पे जॉइंट कौन सा, बॉल एंड सॉकेट। अगला आगे बढ़ते हैं, तो अगला जॉइंट हमें यहां दिखाई देता है। ये जो जॉइंट है इसमें अगर आप देखें तो जो मूवमेंट है वो केवल एक ही प्लेन में हो रहा है, और ये मूवमेंट काफी कुछ जैसे दरवाजे में जो मूवमेंट है उसी के जैसा है। भाई दरवाजे की चौखट है, चौखट से आपने कब्जे लगाए, कब्जे से आपने दरवाजा फिट कर दिया, तो मूवमेंट एक ही प्लेन में हो रहा है ना। दरवाजे के जो कब्जे हैं उनको अंग्रेजी में कहते हैं हिंज, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, हिंज। तो ऐसे जॉइंट को हम नाम देते हैं हिंज जॉइंट। क्या कहा जाता है, हिंज जॉइंट। तो पहले हुए बॉल एंड सॉकेट, दूसरा ही कौन सा हो गया, हिंज। अब हिंज के बाद आगे बढ़े, क्या आप अपने हाथ को ऐसे करके घुमा सकते हैं, यस घुमा सकते हैं, मतलब कि साइड बाई साइड मूवमेंट हो रहा है। यानी कि इसमें क्या है, एक बोन, ध्यान देंगे, एक बोन ने ऐसे एक सॉकेट बनाया, दूसरी बोन इसके अंदर मौजूद है, ये यहाँ पे ऐसे करके रोटेट कर सकती है। जब अगर रोटेट कर सकती है यानी कि स्क्रू जैसा कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो ये स्क्रू जैसा कुछ मूवमेंट होना, इस टाइप के जॉइंट को अपन नाम देते हैं पाइवट जॉइंट। क्या कहा जाता है, पाइवट जॉइंट नाम दिया जाता है। तो ये वाला जो मूवमेंट है इसे क्या कहा जाता है, पाइवट जॉइंट कहा। तो पहले इस वाले जॉइंट का नाम बताओ कौन सा है, ये कौन सा है, फिर ये कौन हुआ, पाइवट। फिर आ जाओ कार्पल पे। यहाँ जो आपके कार्पल्स हैं इनके बीच में थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। अपना हाथ यहाँ रखेंगे और उंगलियों को कुछ ऐसे चलाएंगे तो आपको यहाँ पे हल्का फुल्का मूवमेंट आपको फील होगा, हल्का फुल्का मूवमेंट होता है। बस इसमें क्या होता है कि देखो इसे प्लेनर जॉइंट भी कहते हैं। इसमें क्या है, दो बोन एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखी, बीच में साइनोवियल कैविटी है, बोन ऐसे ऐसे थोड़ा सा मूव कर सकती है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा मूव कर सकती है। तो बोन साइड बाई साइड थोड़ा बहुत मूवमेंट कर लेती है। इस जॉइंट को बोलते हैं ग्लाइडिंग। क्या कहा जाता है, ग्लाइडिंग जॉइंट। यानी कि एक बोन दूसरी बोन के अगेंस्ट ग्लाइड कर रही है, तो ऐसे जॉइंट को आपने क्या नाम दिया, ग्लाइडिंग जॉइंट आपने कहा। ग्लाइडिंग के बाद फिर यहां पर अगला जॉइंट जो आता है ये आपका थंब की मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में, कहा, थंब की फेलेंजेस नहीं, थंब की मेटाकार्पल और कार्पल के बीच होता है। यहां पे आप देखिए जो मूवमेंट है, एक प्लेन तो ये है और दूसरा प्लेन ये है। कितने प्लेन में मूवमेंट हो रहा है, दो। इसको बोलते हैं सैडल जॉइंट। क्या कहा जाता है, सैडल जॉइंट कहा जाता है। तो अब आप बताएंगे, सबसे पहले ये वाला जो जॉइंट है इसका नाम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, डन। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके अलावा आपका जो हिप जॉइंट है, यानी कि जब फीमर जुड़ा एसिटेबुलम के साथ, तो वहां भी कौन सा बना, बॉल एंड सॉकेट। आप अपने लेग में आगे पीछे मूव करा सकते हैं, साइड बाई साइड भी, और अगर आप चाहे रोटेशनल मूवमेंट भी करा सकते हैं। तो ये भी जॉइंट कैसा रहेगा, बॉल एंड सॉकेट। फिर बोलो एल्बो पे कौन, हिंज जॉइंट। यही जॉइंट आपके नी पे भी पाया जा रहा है, नी पे भी जो जॉइंट है वो कौन सा है, हिंज जॉइंट। फिर आपने इसके बाद कहा कि अगला ये जो जॉइंट है, इस वाले जॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, पाइवट। ये वाला जॉइंट कौन सा है बेटा, पाइवट जॉइंट होता है। तो आपने कहा कि ये जो जॉइंट है कौन सा रहेगा, पाइवट। पाइवट के बाद बताएं इसका नाम ग्लाइडिंग।
किसके बीच में है? कार्पल्स के बीच। फिर कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में सैडल जॉइंट। कौन सा जॉइंट हुआ? सैडल। तो जॉइंट के टाइप कितने हुए? 5। पहले टाइप का नाम बॉल एंड सॉकेट, दूसरा हिंज, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहले जॉइंट का नाम, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सैडल जॉइंट। तो ये पांचों एग्जांपल आपको अपने हाथ से याद हो जाते हैं। तो अपन ने यहाँ पे कहा कि अब देखते हैं कि एनसीईआरटी ने कौन कौन से एग्जांपल कोट किए हैं। तो एनसीईआरटी यहाँ पर कहती है कि सबसे पहला आया बॉल एंड सॉकेट। पहला जॉइंट कौन सा? बॉल एंड सॉकेट। हमने कहा ना कि सबसे ज्यादा मूवमेंट इसके अंदर होता है। तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये आपका कहां पे पाया जा रहा है? शोल्डर पर। तो जो शोल्डर जॉइंट है ये कैसा होता है? बॉल एंड सॉकेट। क्या आपको याद आता है कि कल हमने कहा था कि इंकस और स्टेप के बीच में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है? तो वहां भी जो जॉइंट है वो कौन सा रहेगा? बॉल एंड सॉकेट। और हिप जॉइंट भी बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट के बाद फिर आपने कहा कि अगला आता है हिंज जॉइंट। ये जो हिंज जॉइंट है इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, एक तो एल्बो, और एल्बो के अलावा आप एग्जांपल ले सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जांपल लेती है यहाँ पे नी जॉइंट। या कल हमने कहा था कि मेलियस और इंकस के बीच में भी हिंज जॉइंट पाया जाता है। आपकी जो फेलेंजेस हैं इन फेलेंजेस के बीच में भी जॉइंट कौन सा पाया जाता है? हिंज जॉइंट। फेलेंजेस के बीच में भी कौन सा है? हिंज जॉइंट मौजूद होता है। हिंज के बाद फिर तीसरे टाइप का जॉइंट आया जिसको आपने नाम दिया पाइवट जॉइंट। जब अगर मूवमेंट क्या हो रहा हो बेटा? साइड बाई साइड मूवमेंट हो रहा हो। ध्यान देंगे, हिंज जॉइंट का एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं कि ये एटलस और स्कल के बीच में होता है। मूवमेंट केवल एक ही प्लेन के अंदर हो रहा था, तो ये भी जॉइंट कौन सा रहा? हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी लेती है कि ये मौजूद है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। तो एटलस और एक्सिस के बीच में पाया जाता है। हमने एक और एग्जांपल लिया कि ये मौजूद है बिटवीन रेडियस एंड अल्ना। तो रेडियस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है ये कौन सा रहेगा? पाइवट जॉइंट होगा, जहां पे मूवमेंट क्या होता है? साइड बाई साइड मूवमेंट हो रहा होता है। पाइवट के बाद फिर आपने कहा कि अगला जो जॉइंट है ये आ जाता है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग जॉइंट पर आपने कहा कि थोड़ा बहुत साइड बाई साइड मूवमेंट होता है। इस टाइप के जॉइंट को हम बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट, जो कहां पाया जाता है? कार्पल्स के बीच। तो आपने कहा कि इट इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्पल्स। तो कार्पल्स के बीच पाया जाता है। तो कार्पल्स के बीच इस जॉइंट का नाम क्या है? ग्लाइडिंग जॉइंट। और फिर पांचवा आपका आता है इसके अंदर सैडल जॉइंट। तो लास्ट वन इज सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट में आपने कहा कि दो प्लेन में मूवमेंट होता है। आप अगर ध्यान करें तो ये जो दो प्लेन में मूवमेंट हुआ इसकी वजह से ह्यूमन इवोल्यूशन में बहुत मदद मिली। जिसकी वजह से ह्यूमन के केस में क्या हुआ कि हमारे जो थंब है वो कैसा हो गया? अपोजिबल। और थंब के अपोजिबल होने की वजह से टूल्स को पकड़ना बनाना आसान हो गया। आप सोचो अगर ये थंब अपोजिबल ना होता और ये थंब ऐसा ही होता तो हम पेन बजाय ऐसे पकड़ने के हम पेन ऐसे पकड़ के लिख रहे होते, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है उस कंडीशन में कोई भी टूल बनाना बहुत मुश्किल काम था। ऐसे पकड़ने पे क्या होता है? प्रिसीजन कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपने कहा कि ये स्वेडल जॉइंट है जो कि पाया जाता है बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो आपने कहा कि ये है बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो हमारे पास यहां बेटा जॉइंट कितने हो गए? 5। बस अपने को ये 5 जॉइंट याद रख लेने हैं। इससे ज्यादा जॉइंट के चक्कर में अपने को पढ़ना नहीं है। बस ये 5 जॉइंट याद कर लिए तो अपना काम हो गया। तो फिर से सुनेंगे। जॉइंट फंडामेंटली कितने टाइप के? 3। पहला कौन सा? फाइब्रस। इसका एग्जांपल क्रेनियल बोन के बीच में सूचर। टिश्यू कौन सा होता है? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। फाइबर कौन से पाए जाते हैं? कोलेजन फाइबर। अगले टाइप का जॉइंट कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस जॉइंट पर आपने कहा कि यहाँ कार्टिलेज मौजूद होगी। और ये जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है ये कहां पर था? बिटवीन वर्टिब्रा इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है। और प्यूबिक सिम्फाइसिस पर ये जॉइंट मौजूद होता है। साइनोवियल जॉइंट में देयर इज अ साइनोवियल कैविटी बिटवीन द बोन्स। और साइनोवियल जॉइंट के टाइप कितने हैं? 5। साइनोवियल जॉइंट में सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है।
साइनोवियल जॉइंट के अंदर सबसे पहले जॉइंट का नाम क्या है? तो पहले को आपने कहा बॉल एंड सॉकेट, एग्जाम्पल बोलेंगे शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। फिर आपने अगला कहा हिंज जॉइंट, एग्जाम्पल एल्बो। हिंज जॉइंट के बाद फिर अगला आपने कहा पाइवट जॉइंट, कहाँ है? एटलस और एक्सिस के बीच, रेडियस और अल्ला के बीच भी होता है। फिर अगला आया ग्लाइडिंग जॉइंट, जो कहां पे है? कार्पल्स के बीच में। और फिर आगे आपका सैडल जॉइंट, जो कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। फिर से बताएंगे, इस जॉइंट का नाम बोलो। ये वाला, इस वाले का नाम, ये वाला, और ये जॉइंट, इसका नाम, ये वाला, ये वाला, और इसका नाम। 5 टाइप के जॉइंट है। ठीक, फटाफट इसमें से जितना लिखना है उसे लिखें, आगे बढ़ते हैं अपन। हिंज, एटलस और स्कल के बीच में हिंज। पाइवट जॉइंट तो एटलस एक्सिस के बीच होगा ना, एटलस और स्कल के बीच। क्लास के बाद क्या? हाँ, कहाँ? हाँ बेटा, ये भी तो पढ़ना कि ये जो रिप है, ठीक है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, पर यहाँ पे आपको तो बताया है, वो ये कहा है कि ठीक हर एक रिप के साथ, पर उसके आगे पे एनसीईआरटी ने कहानी आपको समझाई है कि नहीं? अगर स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप आता है तो अपन सही मानेंगे। तुम पता है बेटा, या तो पहले पूरा पढ़ते, इन दोनों को एक बार मिलाना है, दोनों स्टेटमेंट सही एक जैसे हैं कि अलग अलग? ये स्टेटमेंट नंबर 1 मिला और यहां से ये ईच से लेके, ऑल कहाँ है इसमें? अब ऐसे तुम्हारी कहने से थोड़े हो जाएगा, वहां उसमें लिखा है ना कि ऑल रिप्स, तो ऑल है तो गलत हो गया ना, एनसीईआरटी तो नहीं लिखा कि ऑल रिप। तो एनसीईआरटी को गलत साबित करने की कोशिश नहीं करनी, एनसीईआरटी अपनी जगह सही है, गड़बड़ हम है। चलिए, बस अब ध्यान देंगे फिर से। देखो, अभी तक अपन ने बात की बेटा टाइप ऑफ जॉइंट्स के बारे में कि जॉइंट कौन कौन से हैं। अब जॉइंट के बाद अपने को एक लास्ट चीज की बात और करनी थी, अबाउट डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स में भी हम मसल्स की बात कर चुके थे, और हमें जो अब बात करनी है वो केवल बात करनी है स्केलेटन की। तो स्केलेटन में देखें, सबसे पहला डिसऑर्डर आता है आर्थराइटिस। देखिए, स्टडी ऑफ जॉइंट्स को बेटा बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी। क्या कहा जाता है? आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोपोडा जो नाम मिला था, वो नाम था, आर्थ का मतलब था जॉइंटेड, और पोडा मतलब है लेग। आप टर्म को फिर से पढ़ेंगे, यहां पे पहला वर्ड आया आर्थ, यानी कि जॉइंट, और आइटिस शब्द का मतलब आप जानते हैं इन्फ्लामेशन। तो नाम खुद ही आपको बता देता है कि देयर विल बी इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। तो हमने कहा कि अगर जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो, तो जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होने की कंडीशन क्या कही जाएगी? आर्थराइटिस। और ये जो जॉइंट है का इन्फ्लामेशन है, ये बहुत सारे अलग अलग टाइप का होता है, यानी कि आर्थराइटिस के अलग अलग टाइप रहेंगे। आर्थराइटिस का ही एक टाइप जो एनसीईआरटी यहां लेती है, यह है गाउट।
गाउट को और कहा जाता है गाउटी आर्थराइटिस कहा जाता है, क्योंकि यहां पर हो क्या रहा है, जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन होगा। बताएंगे डिपोजिशन किसका होता है यहां, तो आपने कहा देयर विल बी डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। ध्यान देंगे, क्या मैं यहां यूरिया कह सकता हूं? नहीं। तो अपने को क्या करना है, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। क्या मैं यहां पे ऑक्सलेट कहूं? नहीं। ऑक्सलेट इज रिलेटेड टू किडनी स्टोन, यहां पे रिलेटेड क्या है, यूरिक एसिड। यूरिया क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यूरिया सॉल्युबल है, जबकि यूरिक एसिड इनसॉल्युबल है। तो अगर ये यूरिक एसिड डिपॉजिट हुआ कहां पर, जॉइंट्स पर, तो जॉइंट पर जब बेटा अगर यूरिक एसिड डिपॉजिट होने लगेगा तो इसकी वजह से जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और ये कंडीशन क्या कही जाएगी, गाउट या गाउटी आर्थराइटिस कही जाएगी। तो आपने इस कंडीशन को आपने कहा गाउट। गाउट के बाद अगली कंडीशन एनसीईआरटी ने दी है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या नाम दिया है, ऑस्टियोपोरोसिस। पढ़ेंगे, क्या इसमें लिखा है कि एज रिलेटेड डिसऑर्डर है? क्या कहा एनसीईआरटी ने, एज रिलेटेड डिसऑर्डर कहा। तो पहले कहा कि एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, और दूसरा आप साथ में पढ़ेंगे कि यहां पर यह होता किसकी वजह से है, क्योंकि आपसे कहा गया कि एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, कम। तो एस्ट्रोजन क्या हो रहा है, डिक्रीज। समझिएगा, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग को हम मेनार्ज कहते हैं और टर्मिनेशन को कहा जाता है मेनोपॉज। क्या मेनोपॉज एक एज रिलेटेड इवेंट है? यस, क्योंकि मेनोपॉज लगभग 45 टू 50 ईयर के आसपास आता है। तो इसलिए अगर यहां पर एज रिलेटेड की बजाय एज अनरिलेटेड लिखने तो सही कि गलत? गलत। कैसा है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर क्यों कहा गया है? क्योंकि एनसीईआरटी यहां इंडिकेट करना चाहती है आपको मेनोपॉज के बारे में। आप जानते हैं कि मेनोपॉज के टाइम पर जितनी भी ओवेरियन फॉलिकल्स हैं वो खत्म हो जाती हैं। ओवेरियन फॉलिकल के खत्म होने की वजह से, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों ही ओवेरियन हार्मोन्स हैं, तो इस वजह से लेवल डिक्लाइन करता है। प्रोजेस्टेरोन वैसे ही बॉडी में हमेशा तो मौजूद नहीं होता। प्रोजेस्टेरोन का लेवल तो केवल क्या होगा कि जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगी तब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ना शुरू होगा, जबकि एस्ट्रोजन हमेशा मौजूद है। और जो एस्ट्रोजन है, क्या आप ध्यान रखेंगे कि बच्चे ये एनाबॉलिक हार्मोन होता है। कैसा हार्मोन है, एनाबॉलिक है, यानी कि ये एनाबॉलिज्म को प्रमोट करता है। तो देखिए, बोन में कैल्शियम का जमा होना, इससे बोन का साइज बढ़ेगा, बोन का वेट बढ़ेगा। ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव इवेंट है, यानी कि एनाबॉलिज्म। वहीं पर बोन से कैल्शियम का बाहर आना, इससे बोन मास घटेगा, बोन का साइज घटेगा। ये कंस्ट्रक्टिव इवेंट हुआ कि डिस्ट्रक्टिव? यानी कि बोन में कैल्शियम का डिपॉजिट होना एनाबॉलिज्म है, जबकि बोन से कैल्शियम का बाहर आना कैटाबॉलिज्म कहा जाएगा। क्योंकि हार्मोन एनाबॉलिक है, तो ये बोन में कैल्शियम के डिपोजिशन को प्रमोट करता होगा। बोन में अगर कैल्शियम का डिपोजिशन होगा तो इसकी वजह से बोन मास क्या होगा, बढ़ेगा। वहीं पर अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन क्या होने लगेगा, कम। जब अगर कैल्शियम का डिपोजिशन कम होगा तो इसकी वजह से, अब आप बताएं, बोन मास घटेगा या बढ़ जाएगा? तो आप जानते हैं कि बोन मास क्या होगा बेटा, कम। और अगर बोन मास कम हुआ तो चांसेस ऑफ फ्रैक्चर कम या ज्यादा? तो आपने कहा कि चांसेस ऑफ फ्रैक्चर क्या होगा, बढ़ जाएंगे, यानी कि चांसेस ऑफ फ्रैक्चर यहां पर क्या हो जाएंगे, ज्यादा। तो बोन मास हुआ कम और चांसेस ऑफ फ्रैक्चर यहां क्या हो गए, ज्यादा। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। तो पहली कंडीशन आर्थराइटिस, दूसरी कंडीशन क्या ली यहां पर, गाउट, और तीसरा क्या लिया, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का एक और कारण भी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस और होती है अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल बढ़ जाए तो। ध्यान देंगे, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो ये बोन से ज्यादा कैल्शियम निकाल करके ब्लड में लाएगा। अगर बोन से ज्यादा कैल्शियम ब्लड के पास आने लगा तो यानी कि बोन में कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम। ध्यान देंगे, अगर यहां एनसीईआरटी इसे पीटीएच से कोरिलेट करती, ध्यान से सुनिएगा, अगर एनसीईआरटी इसे पीटीएच से कोरिलेट करती तो एनसीईआरटी एज रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं लिखती। पर एनसीईआरटी ने एज रिलेटेड डिसऑर्डर लिखा और कोरिलेट किससे किया है, एस्ट्रोजन से। यानी कि क्या पीटीएच की
ज्यादा होने की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हाँ, पर वो एज रिलेटेड कंडीशन नहीं है। वहीं पर एस्ट्रोजन के कम होने से हार्मोन एस्ट्रोजन के कम होने से बोन मास का घटने लगना, क्या ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है? यस। तो इसीलिए एनसीईआरटी क्या कहती है? एज रिलेटेड डिसऑर्डर। तीनों बातें समझ में आ गई? फटाफट लिखें और फिर बताएं अब आगे नर्वस सिस्टम स्टार्ट करें या एक्सक्रीशन वाले चैप्टर का एक बार रिवीजन करें? रिवीजन पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे ब्रीफ रिवीजन, ठीक? फिर उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो मेल में एस्ट्रोजन लेवल कम है पर मेल में टेस्टोस्टेरोन मौजूद है ना, और जो टेस्टोस्टेरोन है वो एनाबॉलिक हार्मोन है। मेल में एंड्रोपॉज कभी होता नहीं है। जब एंड्रोपॉज नहीं होता है तो इसका मतलब है कि मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्लाइन नहीं करेगा। ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस फीमेल के अंदर ज्यादा। टिटेनी में बेटा हमने कहा था, एक बार ध्यान से सुनेंगे, बात करना बंद, ध्यान से सुनो। टिटेनी के अंदर बेटा अपन ने कहा था कि जब अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो तो ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होने पर मसल्स का डीपोलराइजेशन होने लगता है ज्यादा। अब ज्यादा क्यों हो रहा है एक बार सुनेंगे, ध्यान से देखो। ये बेटा एक मसल फाइबर है, ठीक? यहां मसल फाइबर पर अंदर की तरफ जो चार्ज होता है रेस्टिंग कंडीशन में, ये चार्ज होता है नेगेटिव, जबकि बाहर की तरफ चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। और अंदर जो ये पोटेंशियल है ये होता है -70 मिली वोल्ट। कितना होता है? -70 मिली वोल्ट। आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात चैप्टर के अंदर नर्वस सिस्टम में बात करेंगे ही, तो अभी हम उस चीज को छोड़ रहे हैं। अब यहां पर आपको पता है कि डीपोलराइजेशन होने के लिए सोडियम आयन का अंदर आना जरूरी होता है, तभी डीपोलराइजेशन होगा। सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल हैं जिनके थ्रू सोडियम अंदर आने वाला है, ये सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं -55 से -60 मिली वोल्ट पर। कितने पे ओपन होने वाले हैं? -55 से -60 मिली वोल्ट पर सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होने वाले हैं। अब यहां पर आप सोच के बताएंगे, अगर बाहर की तरफ कैल्शियम जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो अगर कम होता है तो उसके कम होने पर ये -70 से -75 की तरफ जाएगा या -65 की तरफ? बाहर कैल्शियम कम हो रहा है जिसपे चार्ज पॉजिटिव है, अगर ये कम हुआ तो ये -70 से -75 की तरफ जाएगा या -65? किधर जाएगा? -65। बाहर की तरफ भाई पॉजिटिव चार्ज घटा, तो इसका मतलब हुआ कि अंदर बाहर का डिफरेंस कम हुआ ना। जब अगर डिफरेंस कम हुआ तो ये -70 से किधर चला जाएगा? -65। अब आप सोचो, -70 से यहां पहुंचने के लिए आपको 10 से 15 मिलीवोल्ट की आवश्यकता थी, ठीक? यहां से -65 से यहां पहुंचने के लिए आपको 5 से 10 मिलीवोल्ट चाहिए। दोनों में से किस कंडीशन में सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन करना आसान है? तो जब कैल्शियम कम हो जाए तब इसका सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन करना आसान काम है। जब अगर ये आसान काम है तो यानी कि इस कंडीशन में नर्व जो मसल फाइबर है, इस मसल फाइबर का डीपोलराइजेशन ज्यादा आसानी से होगा। और अगर ये डीपोलराइजेशन ज्यादा आसानी से हुआ तो इसका मतलब है कि ये जितनी बार डीपोलराइज करेगी उतनी बार कैल्शियम रिलीज होगा, उतनी बार मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा। तो इसी वजह से कैल्शियम के कम होने पर मसल प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रेक्शन में चली जाती है, ठीक? देखो, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कितने मेनली? 3। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया कौन कौन एक्सक्रीट करता है? एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक इंसेक्ट और बोनी फिशेस। यूरिया कौन कौन एक्सक्रीट करता है? मैरीन फिशेस, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन और मैमल्स, इनके अंदर यूरिया है। यूरिक एसिड कहां है? इंसेक्ट, रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल, इनके अंदर यूरिक एसिड। इन तीनों में से कम सबसे कम टॉक्सिक कौन? यूरिक एसिड। सबसे ज्यादा अमोनिया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आपने कहा कि फ्लेम सेल पाई जाती है
प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर, रोटीफर्स में, और फिर आपका जो है कहा था सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर, और सम एनिलिड्स कहा, नेफ्रीडिया एनिलिडा के अंदर, मेल्पिगियन टिब्यूल इंसेक्ट्स के अंदर पाई जाती है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड यानी क्रस्टेशियंस के अंदर ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है। वहीं पर आपने कहा कि वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन यानी कि किडनी पाए जाते हैं। ह्यूमन के केस में किडनी का नंबर कितना? 2। किडनी है T12 से लेकर के L3 तक, लंबाई 10 से 12, चौड़ाई 5 से 7, मोटाई 2 से 3, वजन 120 से 170 ग्राम, शेप बीन शेप, और कलर कैसा रहेगा? रेडिश ब्राउन। फिर आपने कहा कि किडनी डॉर्सल इनर बॉडी वॉल के पास पाई जाती है, रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन की बात की थी। फिर अपन ने कहा कि जो राइट किडनी है वो लेफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है। किडनी पर बाहर की तरफ एक टफ कैप्सूल पाया जा रहा था जिसका नाम क्या है? रीनल कैप्सूल। किडनी के पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड करते हैं, बाहर कॉर्टेक्स, अंदर की तरफ मेडुला में। मेडुला डिवाइडेड है मेडुलरी पिरामिड्स के फॉर्म में। मेडुलरी पिरामिड के बीच में कॉर्टेक्स एक्सटेंड करता है, स्ट्रक्चर का नाम रीनल कॉलम ऑफ पर्टिनी। फिर आपने कहा मेडुलरी पिरामिड के बेस पर कैलाइसिस पाए जाते हैं जो ओपन होते हैं रीनल पेल्विस में। पेल्विस से यूरिन आगे कहां चला जाएगा? यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। यूरेटर के बारे में कहा कि नंबर 1 पेयर है, रेट्रोपेरिटोनियल ये भी होते हैं, और ब्लैडर के अंदर जो ओपनिंग है वो ऑब्लिक है टू प्रिवेंट बैकफ्लो। ब्लैडर के बारे में आपने कहा कि नंबर है 1। ये जो ब्लैडर है लगभग इन्वर्टेड पीयर शेप्ड होता है, और ब्लैडर की वॉल में स्मूथ मसल पाई जाती है। ब्लैडर के बाद अगला आया यूरिथ्रा, जहां आपने कहा 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, इंटरनल वाला इनवॉलेंट्री है जबकि एक्सटर्नल वॉलेंट्री है। फिर आपने कहा कि किडनी के अंदर मौजूद है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को एक और नाम दिया यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, 2 पार्ट में डिवाइड किया, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, एफरेंट आर्टेरियोल से बनता है, जबकि वहीं पर आपने कहा कि रीनल ट्यूब्यूल में पहला पार्ट बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल में स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है, इनर वॉल पर पोडोसाइट प्रेजेंट होती है। फिर अगला पार्ट पीसीटी, जहां ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलिया पाई जाती है, देन लूप ऑफ हेनले, जहां पर मौजूद होता है थिक सेगमेंट में क्यूबॉइडल एपिथेलियम और थिन सेगमेंट में स्क्वेमस एपिथेलिया। डीसीटी के अंदर मौजूद होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और डीसीटी के बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट। फिर अब यहां पे आ, बेटा टेस्ट में न्यूरल नहीं आएगा, ठीक? तो टेस्ट में केवल ये लोकोमोशन तक आएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अपन ने कहा कि हाँ, नेफ्रॉन हमारे पास 2 टाइप के हैं, कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी। नंबर किसका ज्यादा? जबकि जक्स्टामेडुलरी का कम है। फिर आपने कहा कि लूप जो है वासा रेक्टा किसके अंदर? ठीक। फिर अपन ने कहा कि जो जक्स्टामेडुलरी है उसमें जो बोमैन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी है वो कॉर्टेक्स में ही है, पर कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे है। जबकि वहीं पर आपने कहा कॉर्टिकल के केस में ये तीनों स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स के आउटर पार्ट के अंदर पाई जाती हैं। फिर आगे अपन ने कहा कि जो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है इसमें 3 स्टेप होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रीशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है मेल्पिगियन काप्सल या मेल्पिगियन बॉडी या रीनल काप्सल पर, जहां आपने कहा कि ये होता है कैपिलरी ब्लड प्रेशर की वजह से। किडनी को कार्डियक आउटपुट का 1/5 मिलता है, वॉल्यूम 1100 से 1200 ml एनसीईआरटी बताती है। यहाँ पे आपने कहा कि जो फिल्ट्रेशन होगा इसमें फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के अंदर 3 लेयर होती है। पहला तो कैपिलरी एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर आपने कहा कि पोडोसाइट्स ऑफ जो है ये बोमेन्स कैप्सूल। पोडोसाइट के बारे में कहा कि इंट्रिकेट मैनर में अरेंज्ड है, बीच में कुछ स्लिट रह जाती है जिनको फिल्ट्रेशन स्लिट कहा जाता है, जिनसे फिल्ट्रेशन होता है। फिर आगे आपने कहा कि हाँ, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है इसमें जो जीएफआर बनता है, जीएफआर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, तो जीएफआर की वैल्यू कितनी है? 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे, जबकि यूरिन का वॉल्यूम है 1 to 1.5 लीटर पर डे, जो ये बताता है कि आगे रीअब्सॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रीशन होना है। अब देखिए, आपने कहा सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन किन किन चीजों का होगा, तो पीसीटी में याद करेंगे, अब बस यस या नो बोलेंगे। बताएंगे क्या पीसीटी पे एनएसीएल का रीअब्सॉर्प्शन हुआ? कितने % हुआ?
क्या वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ? परसेंटेज? न्यूट्रिएंट हुए? न्यूट्रिएंट कितने परसेंट? क्या के प्लस का रीअब्जॉर्प्शन हुआ? क्या एच प्लस का रीअब्जॉर्प्शन हुआ? नो, एच प्लस का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। और रीअब्जॉर्प्शन किसका हुआ? बाइकार्बोनेट का। ठीक, यहीं पर ट्यूबुलर सेक्रेशन किस किस का हुआ? तो आपने कहा एच प्लस और साथ में नाइट्रोजनस वेस्ट। यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल के आपके पास तरीके कितने हैं? दो। पहला तरीका हो जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और दूसरा तरीका है ट्यूबुलर सेक्रेशन। लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। वहीं पर असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट बट इम्परमिएबल टू वाटर। फिर आपने कहा कि जो असेंडिंग लिम्ब का थिक थिन सेगमेंट है वहां पे कुछ अमाउंट में यूरिया का ट्यूबुलर सेक्रेशन भी होता है। डीसीटी पर आपने कहा कि यहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि ये डिपेंड करता है हार्मोन्स पर। इसमें आपने कहा कि डीसीटी पर एडीएच के इन्फ्लुएंस में रीअब्जॉर्प्शन किसका होगा? वाटर का। फिर वहीं पर एडीएच के बाद फिर आपने कहा कि रीअब्जॉर्प्शन एडीएच के, हाँ, हमने कहा कि एडीएच की वजह से वाटर का दूसरा हार्मोन आया एल्डोस्टेरोन जो कि एनएसीएल और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। क्या डीसीटी से बाइकार्बोनेट का भी रीअब्जॉर्प्शन हुआ था? यस। कलेक्टिंग डक्ट से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब होता है जिसकी वजह से कंसंट्रेटेड यूरिन का प्रोडक्शन किया जा सकता है। वहीं जो है डीसीटी पर जो ट्यूबुलर सेक्रेशन था वो था के प्लस, एच प्लस और नाइट्रोजनस बेस्ड था। कलेक्टिंग डक्ट पर आपने कहा कि ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है के प्लस और एच प्लस का। अब इसके बाद बात आई कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट के बारे में। तो कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट के लिए जिम्मेदार कौन सी मैकेनिज्म? काउंटर करंट। काउंटर करंट मैकेनिज्म में आपने कहा दो काउंटर करंट हैं। पहला तो बिटवीन द लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले और दूसरा कहां हो जाता है? बिटवीन द लिम्स ऑफ बासा रेक्टा। काउंटर करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। फिर आपने कहा कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से रीअब्जॉर्प्शन होता है एनएसीएल का। इसकी वजह से डिसेंडिंग लिम्ब से अब बाहर क्या आने लगता है? वाटर। ये जो असेंडिंग लिम्ब से NaCl बाहर आया, दिस NaCl इज एक्सचेंज्ड विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा। ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा में पहुंचता है जो इसे किडनी इंटरस्टिशियम में NaCl को पहुंचा देती है और कुछ वाटर को बाहर लेकर के यहां से चली जाती है। फिर आपने कहा कि यहाँ पे एक और ऑस्मोलाइट का रोल है यूरिया। यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन कहां से होता है? लोअर सेगमेंट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट से। और फिर यहां से यूरिया एंटर कहां करता है? तो आपने कहा कि थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब में एंटर कर जाएगा। यहां आपने कहा काउंटर करंट का काम होता है कि किडनी के कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ एक ग्रेडियंट क्रिएट करना जो कि 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से लेकर के 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर रहेगा। फिर आपने कहा इस ग्रेडियंट की वजह से कलेक्टिंग डक्ट से लार्ज अमाउंट में वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है और कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगी। जो यूरिन बनेगी वो इनिशियली बने हुए फिल्ट्रेट से कितने टाइम कंसंट्रेटेड रहेगी? 4 टाइम। फिर आपने कहा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन में पहला लिया आपने रेगुलेशन बाय एडीएच। ऑस्मो रिसेप्टर पाए जा रहे थे हाइपोथैलेमस में। अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम या ऑस्मोलैरिटी में चेंज आता है तो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस के पास जो सिग्नल गया ये पहले क्या करेगा? थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट करेगा और हमें प्यास लगेगी। अगर पानी अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में क्या किया जाएगा कि अब यहां पर एडीएच का रिलीज कराया जाएगा न्यूरोहाइपोफाइसिस से। एडीएच दो काम करता है। पहला तो आपको पता है कि एडीएच की वजह से ही काउंटर करंट स्टार्ट हुआ था। दूसरा एडीएच करेगा कि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की वाटर के लिए परमिबिलिटी बढ़ा देता है जिसकी वजह से डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से लार्ज अमाउंट में वाटर बाहर आने लगेगा। फिर आपने कहा कि अगला यहां काम करता है रास पाथवे या रास मैकेनिज्म, जिसमें आपने कहा कि जो डीसीटी की सेल्स थी उनके सेलुलर मॉडिफिकेशन से बना था मैक्युला डेंसा। मैक्युला डेंसा लगातार मॉनिटर करता है फॉर एनी चेंज इन जीएफआर। अगर जीएफआर में चेंज आता है तो एक्टिवेट कौन हो जाता है? मैक्युला डेंसा। मैक्युला डेंसा इंटर्न सिग्नल किसे भेजेगा? तो यहां से मैक्युला डेंसा से बेटा सिग्नल जाता है जेजी सेल के पास। जेजी सेल से कौन सा हार्मोन आया? रेनिन। रेनिन
लिवर से आने वाले एंजियोटेंसिनोजन को पहले कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंड देन इट इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन सेकेंड। अब यहां जो एंजियोटेंसिन सेकेंड बना, एंजियोटेंसिन सेकेंड सबसे पहले एक पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। वैसोकंस्ट्रिक्शन कराएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ ये एंजियोटेंसिन सेकेंड जाकर के काम करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स पर, और इसकी वजह से यहाँ बेटा अब रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स पर काम किया, एल्डोस्टेरॉन सेक्रेट हुआ, इसने डीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन कराया NaCl और वाटर का। इन दोनों चीजों की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो तीन ऑर्गन को नुकसान पहुंचाता है, हार्ट, ब्रेन और किडनी। यानी कि बीपी बढ़ने पर एट्रिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। एट्रिया में ब्लड फ्लो बढ़ने पर एट्रिया से अब यहां पर सेक्रेट होता है एक फैक्टर जिसको हम बोलते हैं ANF, यानी कि एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। ये एक वैसोडायलेटर है कि कंस्ट्रिक्टर? डायलेटर। तो ब्लड प्रेशर घटाएगा कि बढ़ाएगा? तो ये ब्लड प्रेशर को कम करा देता है। तो आपने कहा कि यहां पर ANF रास पाथवे को सपोर्ट कर रहा है कि चेक कर रहा है? यानी कि रोक देता है। फिर आपने कहा मिक्चुरेशन के बारे में। जैसे ही यूरिन जाकर के यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुई, ब्लैडर फैला, इसकी वजह से ब्लैडर के स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हुए। ब्लैडर के स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होने की वजह से अब यहां ब्लैडर से सिग्नल किसको जाएगा? CNS को। जाने वाला सिग्नल कैसा होगा? सेंसरी। ये जो सेंसरी सिग्नल पहुंचा तो अब CNS से एक वॉलेंटरी मोटर सिग्नल आएगा। ये जो वॉलेंटरी मोटर सिग्नल आता है इसकी वजह से ब्लैडर की स्मूथ मसल में कॉन्ट्रेक्शन होगा कि रिलैक्सेशन? कॉन्ट्रेक्शन। जबकि वहीं स्फिंक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि रिलैक्स? इसकी वजह से मिक्चुरेशन होगा। यूरिन का वॉल्यूम 1 to 1.5 लीटर पर डे। यूरिन का पीएच होता है 6, और यूरिन के अंदर यूरिया पर डे पास होता है 25 से 30 ग्राम। फिर आपने कहा यूरिन के बाद हाँ, यूरिन के बारे में बात की। यूरिन के बारे में अच्छा एक और बात कही कि पेल येलो कलर है। फिर आपने कहा कैरेक्टरिस्टिक ओडर है। यूरिन के अंदर अगर कीटोन बॉडीज मौजूद हो तो कीटोन्यूरिया, ग्लूकोज अगर प्रेजेंट हो तो ग्लाइकोसूरिया। दोनों कंडीशन इंडिकेट करती है डायबिटीज मेलाइटस। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स के अंदर आपने कहा रोल है लंग्स का। CO2 कितना? 200 ml पर मिनट। वाटर सिग्निफिकेंट अमाउंट। फिर आपने कहा कि अगला रोल आता है लिवर का। लिवर से क्या क्या आएगा बेटा? लार्जेस्ट ग्लैंड है, लिवर से आता है बाइल। बाइल के अंदर मौजूद है बाइल पिगमेंट यानी कि बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन। इसके अंदर और मौजूद होता है डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, विटामिन है, ड्रग्स है। क्या बाइल सॉल्ट इस लिस्ट के अंदर शामिल था? नहीं। बाइल सॉल्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता। फिर आपने कहा कि रोल आ जाता है स्किन का। स्वेट ग्लैंड से स्वेट आएगा, प्राइमरी फंक्शन कूलिंग इफेक्ट है। स्वेट वाटरी फ्लूइड है, यानी कि इसमें वाटर मौजूद है जिसके अंदर NaCl, लैक्टिक एसिड और यूरिया मौजूद होता है। फिर आपने कहा कि सिबेशियस ग्लैंड आती है, ऑयली सेक्रीशन आता है। ये स्किन को प्रोटेक्ट करता है, इसके अंदर ऑयल, वैक्स, हाइड्रोकार्बन, स्टेरॉल्स, ये सारी चीजें मौजूद है। फिर आपने कहा कुछ अमाउंट में जो यूरिया है ये सलाइवा के अंदर भी मौजूद होता है। फिर अगली बात आपने यूरिया जो है सलाइवा की बात करी कि जो है हीमोडायलिसिस यानी आर्टिफिशियल किडनी। तो हमने कहा कि जब भी अगर किडनी मेल फंक्शन होगा तो यूरेमिया होगा, और यूरेमिया की वजह से क्या हो सकता है? किडनी फेलियर। तो किडनी फेलियर से बचाने के लिए आर्टिफिशियल किडनी यानी कि हीमोडायलिसिस। ब्लड किससे निकालोगे? आर्टरी की वेन। ब्लड में क्या मिक्स करें? हेपेरिन के एंटी हेपेरिन। ब्लड को वार्म करें कि कूल? हीमोडायलिसिस के लिए जो ट्यूब यूज होती है उसका नाम सेलोफेन ट्यूब। सेलोफेन ट्यूब पोरस है या नॉन पोरस? मॉलिक्यूल्स के लिए परमेबल कि नॉन परमेबल? मॉलिक्यूल्स एक्टिवली जाएंगे या फिर जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूरिया यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट कहां चले जाएंगे? बाहर। और आयनिक बैलेंस यहां बन जाएगा, यानी कि आयन अगर कम है तो वो बढ़ जाएगा, अगर ज्यादा है तो वो आयन कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। फिर आपने कहा कि हीमोडायलिसिस के बाद जब ब्लड बाहर निकालेंगे तो क्या मिक्स किया उसके अंदर? एंटी हिपेरिन। वार्म किया बॉडी टेम्परेचर तक और फिर इंट्रोड्यूस कहां कर देंगे? वेन में। फिर आपने कहा किडनी ट्रांसप्लांट किसके केस में करते हैं? एक्यूट रीनल फेलियर के केस में।
अल्टीमेट ट्रीटमेंट आपके पास क्या होता है? किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट के समय ब्लड ग्रुप मैचिंग आवश्यक है क्या? किडनी प्रेफरेबली किससे लेनी चाहिए? क्लोज रिलेटिव। क्या किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कोई मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं होती? होती है। कौन सी मेडिसिन? इम्यूनो सप्रेसिव्स लेने होते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम फॉरेन ऑर्गन को कभी एक्सेप्ट करता ही नहीं है। फिर आपने कहा अगली कंडीशन आती है रीनल कैलकुलाई। डिपोजिशन किसका होता है? ऑक्सलेट्स का, और यूरिक एसिड का कहां पे? रीनल पेल्विस में। फिर कंडीशन आई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में इंफ्लामेशन किसका हुआ? ग्लोमेरुलस का इंफ्लामेशन हो जाता है। तो अब यहां पे अपन बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हाँ बेटा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एनसीईआरटी जमा टोटल एक लाइन लिखती है बस उसके बारे में, केवल एक लाइन। हेल्थ एंड डिजीज में जब ऑटो इम्यून डिजीज की बात आती है, तो ऑटो इम्यून डिजीज में एनसीईआरटी ने सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस का नाम लिखा है। इसके अलावा एनसीईआरटी कुछ नहीं लिखती है कि पेनस का डिपोजिशन होता है, कौन सी एंटीबॉडी, सब फर्जी कहानी है। केवल एक लाइन है बस। देखिए, क्या बेटा? कॉन्डाइल। कॉन्डाइल कहा जाता है अगर मान लो कुछ एक बॉल शेप्ड एक आउटग्रोथ हो, बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर हो, तो उसको हम बोलते हैं कंडाइल। हमारे केस में ऑसिपिटल बोन के अंदर कंडाइल मौजूद थे, दो, जिनको आपने क्या कहा था? ऑसिपिटल कंडाइल्स कहा था, क्योंकि दो ऑसिपिटल कंडाइल पाए जा रहे थे, तो इसीलिए आपने स्कल को क्या कहा? डाइकंडाइलिक। अब देखिए, हाँ, रेट्रोपेरिटोनियल शब्द एनसीईआरटी ने नहीं दिया था। हमने रेट्रोपेरिटोनियल के समय कहा था कि हमारी जो किडनी है वो कहाँ होती है? पेरिटोनियम के पीछे। एनसीईआरटी ने कहा था कि डॉर्सल बॉडी वॉल के पास है। तो हमने समझा था कि डॉर्सल बॉडी वॉल से चिपकी हुई है, और किडनी की वेंट्रल साइड पर पेरिटोनियम मौजूद होती है। तो इसीलिए किडनी को अपन क्या बोलते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल कहा जाता है। अब ध्यान देंगे, देखिए, हमारी बॉडी में बेटा बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्रोसेसेस ऑपरेट हो रही हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स हैं। हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि ये जो ऑर्गन सिस्टम्स अपना काम कर रहे हैं, ये आपस में एक साथ मिलकर के काम करें, और ये हमारे अंदर क्या मेंटेन करके रखें? होम्योस्टेसिस। क्या मेंटेन करें बेटा? होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? तो हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेसेस को एक नॉर्मल रेंज के अंदर बनाए रखना, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टेम्परेचर होम्योस्टेसिस है। टेम्परेचर होम्योस्टेसिस का मतलब है कि हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री पर बनाए रखना, ये चीज क्या कही जाएगी? टेम्परेचर का होम्योस्टेसिस। अब बॉडी में होम्योस्टेसिस में आपने कहा कि भाई चीजों को नॉर्मल रेंज के अंदर बनाए रखना। इधर अब बात आती है न्यूरल कंट्रोल। जब अगर आप किसी एक ऑर्गन पे कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने राइट हैंड के फेलेंजेस को ऐसे मोड़ा, तो ये क्या है? यहाँ फेलेंजेस की जो मसल्स हैं, इन मसल्स पे कंट्रोल है। ठीक, तो ये कंट्रोल आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ने प्रोवाइड किया। साथ में आपको एक टर्म दी है यहाँ, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन वर्ड का मतलब है कि जब दो ऑर्गन, कम से कम कितने ऑर्गन इन्वॉल्व होने चाहिए? दो। ये जो दो ऑर्गन है ये आपस में इंटरेक्ट करें। इंटरेक्ट का मतलब हुआ कि ये दोनों ऑर्गन्स जो हैं एक दूसरे के हिसाब से काम करें। यानी कि अगर एक ऑर्गन की जरूरत अगर बढ़ रही है, एक ऑर्गन का काम बढ़ रहा है, तो दूसरे ऑर्गन को अगर अपना फंक्शन बढ़ाना है तो उसने बढ़ाया, कम करना है तो कम किया। कैसे? समझिएगा। हमने कहा कि जब भी हम, जैसे मान लो दोपहर में हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद अब जब खाने का डाइजेशन होगा,
तो उस टाइम पर हमें खाना खाने के बाद लेथार्जिकनेस फील होती है, स्लीपी फील होता है। अगर नहीं होता तो आप एक दिन एक काम करना कि दोपहर के खाने में दही थोड़ा सा ज्यादा खाना, फिर उसके बाद आपको लेथार्जिकनेस फील होती है कि हाँ लेथार्जिकनेस होती है। तो क्यों होती है आप समझिए, यहां पे जो ऑर्गन्स हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, डाइजेशन होना है। स्टमक ने कहा कि मुझे डाइजेशन करना है तो मेरे पास ब्लड सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए। अब ब्लड सप्लाई कहां से आए, बॉडी में ब्लड तो 5 लीटर ही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्रेन ने उतने टाइम के लिए कहा कि ठीक है मैं अपना शेयर कम करता हूं, मेरे हिस्से का ब्लड अब आपको मिलेगा। तो क्या ये दोनों ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं? यस। तो हमने कहा कि जब अगर दो ऑर्गन एक दूसरे को के साथ इंटरेक्ट करें, और इंटरेक्ट करने के अलावा हमने कहा कि अगर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हो बेटा, कंप्लीमेंट करते हो, तो अगर ये कंप्लीमेंट करते, कंप्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के साथ मिल करके पूरा करना। कंप्लीमेंट वर्ड का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के साथ मिलकर के किसी काम को पूरा करना। अगर कोई भी एक काम करना है, उस काम को करने के लिए आपको एक से ज्यादा ऑर्गन सिस्टम की आवश्यकता है, और काम एक ऑर्गन सिस्टम कर रहा है, बाकी ऑर्गन सिस्टम उस काम को कंप्लीमेंट कर रहे हैं। कैसे समझना, मान लेते हैं हमें फिजिकल वर्कआउट करना है, रनिंग करनी है। तो रनिंग करने के लिए आपको जरूरत किसकी है, मसल्स की और स्केलेटन की। भाई ये दो चीजों की जरूरत है। जब इन्होंने अपना काम करना शुरू किया तो मसल जब अगर काम करेंगे तो रेस्पिरेशन बढ़ेगा, रेस्पिरेशन बढ़ने पर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी और साथ में CO2 का प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब ध्यान दें, इस समय अगर लंग्स और सर्कुलेटरी सिस्टम मसल को कंप्लीमेंट न करें, मसल का साथ न दें, तो मसल चाह के भी अपना काम नहीं कर पाएगी। अब क्या होगा कि लंग्स यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम अब इसका साथ देते हैं। कैसे साथ देंगे, तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ी तो तुरंत रेस्पिरेटरी सिस्टम ने क्या किया, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ा दी। न केवल ब्रीदिंग रेट बढ़ी, बल्कि इस समय अगर आप देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम ने हार्ट रेट को भी बढ़ा दिया, और हार्ट रेट बढ़ने की वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ा, क्योंकि ऑक्सीजन आनी लंग्स के पास है, पर इस ऑक्सीजन को टिश्यू के पास पहुंचाएगा ब्लड। तो क्या सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम मसल्स के फंक्शन को कंप्लीमेंट कर रहे हैं? अब जब अगर कंप्लीमेंट करना है तो भाई पहले ऑर्गन्स को पता तो चलना चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर पता ही ना चले तो कंप्लीमेंट कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, आपने जब कहा था कि आपके पास कीमोसेंसिटिव एरिया है, आपने कहा एओर्टिक और कैरोटिड बॉडीज आपके पास पाई जाती हैं जो कि आर्टेरियल ब्लड में PCO2 और H+ को मॉनिटर करते हैं। मान लो अगर ये खराब हो जाए, ये काम ना करे, तो कर लो मसल से काम। मसल्स काम करेंगी, मसल्स के काम करने की वजह से ऑक्सीजन की कमी होगी, CO2 बढ़ेगा। पर क्योंकि यहां पर दूसरे ऑर्गन को पता ही नहीं चला, लंग्स को या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को या RRC को पता ही नहीं चला कि भाई कुछ परिवर्तन आया है बॉडी में, तो क्या ब्रीदिंग रेट को चेंज किया जाएगा? नहीं। यानी कि दो ऑर्गन एक दूसरे को कंप्लीमेंट करें, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, उसके लिए आपको एक सिस्टम की आवश्यकता है, और वो सिस्टम आपको कौन प्रोवाइड करता है? ये नर्वस सिस्टम। जब आप कहते हैं कि मेडुला में RRC है, तो मेडुला है किसका पार्ट? नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना। आपने कहा कार्डियक सेंटर मेडुला में है, देन मेडुला इज पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम ना। तो यानी कि बेटा कोऑर्डिनेट कौन कराता है? ये काम किसका है? नर्वस सिस्टम का। हमारे पास कोऑर्डिनेशन के लिए दो अलग अलग सिस्टम्स पाए जाते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, और दूसरा कौन होता है? एंडोक्राइन सिस्टम। आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम आपको पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट प्रोवाइड करता है। पेज पे दूसरे पैराग्राफ में देखना, नर्वस सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है बेटा? आपको पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट। समझिएगा पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट का मतलब, मेरी ये इंडेक्स फिंगर, ठीक, इंडेक्स फिंगर की जो टिप है, यहां पे कुछ सेंसरी न्यूरॉन मौजूद होंगे कि नहीं? अगर यहां पर कोई भी निडल प्रिक करी जाती है, तो निडल प्रिक करते ही तुरंत इसके बारे में इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी? ब्रेन के पास। इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी? ब्रेन के पास। फटाफट ब्रेन का डायग्राम निकालें। ब्रेन के डायग्राम में देखो, आगे वाला पार्ट आपको लाल रंग का और पीछे वाला नीले रंग का दिखा, ऊपर की तरफ आगे वाला लाल और पीछे वाला नीला। ये जो नीला वाला पार्ट है पीछे वाला,
तो ये नीले वाले पार्ट का नाम होता है सोमेस्थेटिक एरिया। इसका नाम क्या है? सोमेस्थेटिक एरिया। नाम हम लिखेंगे, अभी लिखना नहीं है, बस सुनना है। हमने कहा इस एरिया का नाम क्या है? सोमेस्थेटिक एरिया। जितना भी पेन की फीलिंग है ना, वो ये कराता है। तो क्या मेरी इंडेक्स फिंगर को इस सोमेस्थेटिक एरिया से जुड़ा होना चाहिए कि नहीं? अगर इंडेक्स फिंगर इस सोमेस्थेटिक एरिया से नहीं जुड़ी हो तो क्या यहां पे दर्द की अनुभूति होगी? नहीं। तो क्या यहां पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है? यस। वहीं पर हॉर्मोन्स में ध्यान देंगे, हार्मोन के केस में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं होता। जैसे कि मान लो अगर थायरोक्सिन रिलीज हुआ, जो थायराइड ग्लैंड से आएगा, रिलीज हुआ, ब्लड के अंदर चला गया। जब ये ब्लड में चला गया तो अब तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है ना, पूरी बॉडी में हर सेल के अंदर मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देगा। तो क्या एंडोक्राइन सिस्टम आपको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है? नहीं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला कौन है? नर्वस सिस्टम है, जो कि आपको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। आप ध्यान देंगे, एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हॉर्मोन्स एनिमल्स के अलावा प्लांट में भी पाए जाते हैं। जहां आपने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये सब पढ़ रखे हैं ना। पर क्या प्लांट्स में नर्वस सिस्टम होता है? नहीं। नर्वस सिस्टम केवल कहां पाया जाता है? एनिमल्स के अंदर। केवल किसके अंदर है? एनिमल्स में पाया जाता है। तो अब ये जो न्यूरल कंट्रोल है, इस न्यूरल कंट्रोल के लिए आपको जरूरत किसकी पड़ेगी बेटा? न्यूरल टिश्यू की। इसकी जरूरत पड़ेगी न्यूरल टिश्यू की। और ये न्यूरल टिश्यू आपके अंदर क्या बना देगा? न्यूरल सिस्टम। जैसे ही बात आती है न्यूरल सिस्टम की, तो आपको तुरंत याद क्या आता है? न्यूरॉन। याद क्या आया? न्यूरॉन। अब आप देखिए, ये जो न्यूरॉन है, अगर मैं अभी एक रफ सा एक डायग्राम बनाऊं न्यूरॉन का, तो मैं कहूंगा कि न्यूरॉन कुछ ये स्ट्रक्चर है। फिर आपने कहा कि ये जो न्यूरॉन है, क्या ये आगे चल करके किसी दूसरे न्यूरॉन से भी जुड़ेगा? यस। तो हमने कहा कि आगे चल करके एक दूसरे न्यूरॉन के साथ भी जुड़ा होगा। जब ये दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ेगा तो अब यहां पर देखेंगे कौन कौन से काम होने हैं। तो जो न्यूरॉन है, इसका सबसे पहला काम होता है कि ये डिटेक्ट करता है। पहला काम क्या लिखा है? डिटेक्ट करता है। यहां समझना, बॉडी के एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरमेंट में कोई भी परिवर्तन अगर आता है तो उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। क्या कहा जाता है? स्टिमुलस। बॉडी के एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरमेंट में अगर कोई चेंज आता है तो उस चेंज को क्या बोलते हो? स्टिमुलस कहा जाता है। समझिएगा, जब मैं बोल रहा हूं तो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है। क्या ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट में चेंज है? यही तो आपके इंटरनल ईयर के लिए स्टिमुलस है। वहीं पर थोड़ी देर आपने अपनी सांस रोकी, इसकी वजह से ब्लड के अंदर CO2 लेवल बढ़ने लगा। तो CO2 लेवल का बढ़ना क्या बॉडी के इंटरनल एनवायरमेंट में चेंज है? और यही आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या कीमो रिसेप्टर्स हैं, उन कीमो रिसेप्टर्स के लिए स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस का मतलब क्या हुआ? बॉडी के एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट में कोई भी चेंज होना, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? स्टिमुलस कहते हैं। ये जो स्टिमुलस है, इस स्टिमुलस को डिटेक्ट कौन करता है, इसके बारे में पता कौन लगाता है? ये काम किसका होता है? डेंड्राइट का। अगर ये स्टिमुलस जिसको डिटेक्ट किया गया, वो स्टिमुलस अगर इस लायक है कि इस स्टिमुलस की वजह से इंपल्स जनरेट होनी है, तो अब ये डेंड्राइट क्या करेगा कि इसने स्टिमुलस को क्या किया? रिसीव। इसने क्या किया? रिसीव किया। तो हमने कहा कि डिटेक्ट किया, डिटेक्ट के अलावा अगला काम क्या हुआ? रिसीव करना। रिसीव करने का मतलब है कि अब जो स्टिमुलस है, इसकी वजह से कुछ परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन किसके अंदर आ रहा है? न्यूरॉन में। रिसीव की बात कहा कि इसका अगला काम क्या है? ट्रांसमिट। अगला काम क्या है? ट्रांसमिट। ध्यान देंगे, क्या मेरी इस इंडेक्स फिंगर से लेकर के ब्रेन के सोमेस्थेटिक एरिया तक क्या केवल एक ही न्यूरॉन रहा होगा? नहीं, एक से ज्यादा। यानी कि एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन के पास अगर भेजनी है तो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? ट्रांसमिट। तो इसने क्या किया? जो भी इंफॉर्मेशन थी, उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है। तो डिटेक्ट, रिसीव और ट्रांसमिट करना काम किसका है? आपके न्यूरॉन के काम होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन समझ में आई? आगे पढ़ेंगे।
अब देखिए, जब आप शुरू करते हैं एनिमल किंगडम, तो सबसे पहला फाइलम कौन सा आता है? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के अंदर कोई भी नर्व सेल नहीं पाई जाती है। पॉरीफेरा के अंदर कोई भी नर्व सेल या न्यूरॉन नहीं है। नर्व सेल या न्यूरॉन सबसे पहले शुरू होता है निडेरिया से, और निडेरिया का रिप्रेजेंटेटिव एनसीईआरटी ने क्या लिया यहाँ पर? हाइड्रा। ध्यान दो, पिछले चैप्टर में भी तो निडेरिया का रिप्रेजेंटेटिव हाइड्रा को ही लिया था। तो हमने कहा कि जो हाइड्रा है, इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा सिंपल होगा। तो अपन ने कहा कि नर्वस सिस्टम यहां पर एकदम सिंपल होता है, और इसके अंदर पाया जाता है नर्व नेट। क्या मौजूद है इसके अंदर? नर्व नेट यहां पर पाया जाता है। नर्व नेट है, या फिर आप कहें कि इसके पास एकदम डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम पाया जाता है। तो नर्व नेट या डिफ्यूज टाइप के नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि आप कुछ समय के लिए अगर ये मान लें कि ये बेटा एक हाइड्रा है, और ये हाइड्रा के टेंटिकल्स हैं, तो यहाँ पर जो हाइड्रा की बॉडी है, इस पूरी बॉडी के अंदर कई सारे न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़े हुए ऐसे ऐसे करके यहाँ पर मौजूद होंगे। जब ये न्यूरॉन एक दूसरे से ऐसे करके जुड़े होंगे, तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ नेट बन जाएगा ना, एक जाल बन जाएगा। तो यहाँ पे न्यूरॉन का एक जाल बन गया। ये जो जाल बना, इसका मतलब ये है कि जो न्यूरॉन है बॉडी में हर जगह पे बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, न किसी जगह पे ज्यादा है न किसी जगह पे कम है। तो इसको आपने क्या कहा? नर्व नेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बैडमिंटन वाला नेट होता है, क्या नेट में थ्रेड किसी एक जगह पे ज्यादा दूसरे पे कम होता है? नहीं, सब जगह बराबर। तो यानी कि क्या इनका नर्वस सिस्टम बॉडी में किसी जगह कंसंट्रेटेड होगा? नहीं, पूरी बॉडी में बराबर फैला हुआ है। तो इसको आपने कहा कि नर्व नेट यहां मौजूद है। अब हम हाइड्रा से सुपीरियर एनिमल्स के पास अगर आए, तो जैसे कि हम बात करते हैं इंसेक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? इंसेक्ट के बारे में। तो देखिए, जो इंसेक्ट्स हैं, इनका नर्वस सिस्टम निडेरिया के कंपैरिजन में बेटर ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए कि नहीं? तो इंसेक्ट का नर्वस सिस्टम निडेरिया के कंपैरिजन में बेटर ऑर्गेनाइज्ड होगा। यहां पर इंसेक्ट के अंदर ब्रेन पाया जाता है। क्या मौजूद होगा? ब्रेन। क्या किसी बालक को याद है कॉकरोच में ब्रेन को कौन सा गैंग्लिया रिप्रेजेंट करता है? कॉकरोच में ब्रेन को कौन सा गैंग्लिया रिप्रेजेंट करता है? एनसीईआरटी ने लिखा है सुप्राइसोफेजियल। कौन रिप्रेजेंट करता है? सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया कॉकरोच के अंदर रिप्रेजेंट करता है ब्रेन को। ब्रेन के अलावा फिर यहाँ पे गैंग्लिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गैंग्लिया। कॉकरोच के नर्व कॉर्ड में टोटल नंबर ऑफ गैंग्लिया होता है 9। कितने पाए जाते हैं? 9। इन 9 में से थोरेक्स में होते हैं 3, और एब्डोमेन में होते हैं 6। थोरेक्स में कितने? एब्डोमेन में, थोरेक्स के अंदर 3, एब्डोमेन में 6 होंगे। तो आपने कहा कि ब्रेन गैंग्लिया पाया जाता है। अब यहां गैंग्लिया के अलावा जो इसका नर्वस सिस्टम होगा, इसके अंदर और भी तो नर्वस टिश्यू पाया जा रहा होगा। तो आपने कहा कि यहां पर जो पूरा नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर ब्रेन है, गैंग्लिया है, और नर्वस टिश्यू पाया जाता है। किसके मामले में? इंसेक्ट। वहीं पर अगर आप बात करेंगे बेटा वर्टिब्रेट्स के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है वर्टिब्रेट के अंदर ज्यादा इवॉल्व या ज्यादा बेटर ऑर्गेनाइज नर्वस सिस्टम होगा। तो अपन ने कहा वर्टिब्रेट के अंदर क्या रहेगा? बेटर ऑर्गेनाइज नर्वस सिस्टम यहां पर पाया जाएगा। तो हमारे अंदर अगर हम बात करें, तो बाकायदा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, सारी चीजें पाई जाती हैं। तो यानी कि जैसे जैसे आप एनिमल किंगडम में आगे बढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है या कम होती है? क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अब यहां से अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो अब बात करेंगे अबाउट ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। यहां कंफ्यूजन खूब होते हैं, गलतियां भी हम खूब करते हैं, इसलिए इस पार्ट को अपन बहुत अच्छे से समझेंगे कि हमारे न्यूरल सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें हैं। देखिए बच्चे, हम अपने नर्वस सिस्टम को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। पहला पार्ट कहा जाता है सीएनएस।
पहले पार्ट का नाम सीएनएस। बताओ सीएनएस का पूरा नाम। इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस के अलोंग है। कहाँ मौजूद होता है? बॉडी के सेंट्रल एक्सिस के अलोंग है। इसीलिए आप इसको नाम क्या देते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जितना भी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होनी है, जितना भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाना है, जितना भी कंट्रोल किया जाना है, ये सारा का सारा काम किसका होता है? सीएनएस का। जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भाई जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, उन सारे ऑपरेटर्स को कंट्रोल करना, ये सारा काम किसका है? सीपीयू का। यानी कि आपका प्रिंटर बिजली से कनेक्टेड है, कंप्यूटर से भी कनेक्टेड है। जब तक आप सीपीयू को कमांड नहीं देंगे कि प्रिंटर से ये प्रिंट कराना है, तब तक क्या प्रिंटर अपने आप चलता रहेगा? नहीं। तो यानी कंट्रोल करने वाला कौन? सीपीयू। ऐसे ही हमारे अंदर हमने कहा हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है, तो ये पूरा कंट्रोल करना किसका काम है? सीएनएस का। सीएनएस में आपके पास यहां दो ऑर्गन्स आते हैं। एक तो आ जाता है ब्रेन और दूसरा कौन आएगा? स्पाइनल कॉर्ड। तो आपने कहा पहला कौन आ गया? ब्रेन। और दूसरा ऑर्गन कौन आ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कहां पे रखा आपने? सीएनएस के अंदर। सीएनएस के बाद दूसरा जो डिवीजन आता है, इसको बेटा कहा जाता है पीएनएस। क्या बोलते हैं? पीएनएस, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब क्या हुआ? सेंटर पे या किनारों पे? तो बॉडी के किनारों पे, बॉडी के किनारों पे जो नर्वस सिस्टम मौजूद है, उसको क्या कहा जाएगा? पेरिफेरल। समझिएगा, सीएनएस बॉडी के सेंटर में है। हाथ में भी तो नर्वस सिस्टम मौजूद है, नर्व्स यहां भी है। ये जो जगह है, ये पेरिफेरी है या सेंटर है? तो यहां पेरिफेरी में जो नर्वस सिस्टम पाया जाएगा, उसको आप क्या कहेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर आप देखिए दो काम होने हैं। पहला काम, यहां पे आपको कुछ ऐसी नर्व चाहिए, लास्ट बेंच पे ध्यान देना बेटा, इधर यहां आपको कुछ ऐसी नर्व चाहिए जो कि इंफॉर्मेशन यहां से लेकर के ब्रेन के पास पहुंचाएं, और ऐसी नर्व्स भी चाहिए जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन आई है वो इंफॉर्मेशन यहां पहुंचाएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर मेरी इस वाली फिंगर के अंदर एक निडल प्रिक करी जाती है, तो निडल प्रिक करते ही क्या मैं अपने इस फिंगर को, हाथ को यहां से मूव कराऊंगा? यानी कि पहली नर्व चाहिए जो कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाए, और दूसरी नर्व चाहिए जो कि तुरंत यहाँ की मसल पे काम करे, जिससे हाथ के अंदर मूवमेंट हो। मतलब आपको यहाँ पे कितने टाइप के नर्व फाइबर चाहिए? दो। दो टाइप के नर्व फाइबर कौन कौन से होंगे? तो पीएनएस में आपने कहा कि जो नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, ये नर्व फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं? दो। आपने कहा पहला हो जाता है सेंसरी, पहले का नाम सेंसरी, इसको और कहा जाता है एफरेंट। सेंसरी का एक और नाम क्या रहेगा? एफरेंट। दूसरा होता है मोटर, और मोटर का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इफरेंट। बोलिए, अगर ऑर्गन से सीएनएस की तरफ इंफॉर्मेशन जाए, तो ऑर्गन से सीएनएस की तरफ इंफॉर्मेशन ले जाने वाला कौन? और वहीं पर जब अगर इंफॉर्मेशन सीएनएस से ऑर्गन के पास जानी है, तो लाने वाला कौन होगा यहां पर? तो आपने कहा ये कौन होगा? मोटर। तो यहां पर आपने कहा कि कितने टाइप के फाइबर? दो, सेंसरी और मोटर। सेंसरी वाला क्या होगा? ऑर्गन से सीएनएस, जबकि मोटर वाला सीएनएस से ऑर्गन। अब पीएनएस को आगे कैसे डिवाइड करते हैं, वो अपन बात करते हैं मंडे को। ओके।